हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 27 फरवरी के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020? फर्स्ट, it legitimizes the damage to environment by allowing post facto approval. Second, central government will have power to bypass EIA, that is environment impact assessment process, for selected strategic projects. Third, it requires filing of compliance report annually. And the correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इसके अंदर जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो ये है कि सबसे पहले तो ये एनवायरमेंटल डैमेज जो है उसको लेजिटिमाइज करता है। कैसे? तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी बन चुका है, तो बनने के बाद भी उसको अप्रूवल मिल सकता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, उसके लिए एक प्रोसेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी 2006 के अंदर कि इस तरीके से इसका असेसमेंट होगा। अगर मान लो कि एनवायरमेंटल डैमेजेस कम हो रहे हैं या फिर वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंपेंसेट करने के लिए रेडी है, तब जाके उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा। तो 2006 की जो नोटिफिकेशन थी उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उससे पहले अप्रूवल लेना होगा। You have to seek approval prior to the construction. इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है कि आप पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। तो इसे कहते हैं पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। तो ये सही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दिए गए हैं कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को एज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई है कि गवर्नमेंट कौन से बेसिस पे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऐसे जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होंगे उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी पब्लिक डोमेन के अंदर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो ये भी कंट्रोवर्सी है कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपा सकते हैं। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अब 2006 की नोटिफिकेशन में ये प्रोविजन था कि हर 6 महीने में आपको कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करना होगा कि आपको जिस बेसिस पे अप्रूवल मिला है क्या आप उस क्राइटेरिया को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल कि कोल माइन है, तो कोल माइन की वजह से आपको पता है कि आसपास की पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो हर 6 महीने में कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो फाइल करना पड़ता था पहले कि अभी तक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। इसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके एनुअल रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 साल के बाद ही पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से आसपास की पॉपुलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट हुई है। तो ये भी सही है। आंसर इज डी, 1, 2 and 3. सो इट इज बैक इन न्यूज। ये नोटिफिकेशन जो है जो कि अभी पब्लिक में सर्कुलेट की जा रही है, तो अभी ये इश्यू उठाया जा रहा है कि इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अगर अवेलेबल होगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कोविन प्लेटफॉर्म? फर्स्ट, it is a cloud-based information technology IT platform to handle minute details for India's COVID-19 immunization program. Second, it is owned by Ministry of Information and Technology. Third, such platform is being used for the first time to run vaccination drive across the country. And the correct answer is B, 1 only. Second and third जो है वो incorrect है। कोविन का मतलब है कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये एक क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उनके डेटा को स्टोर किया जाएगा और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं इफ यू वांट टू गेट वैक्सीनेटेड। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज करंटली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब पहले भी ये प्लेटफॉर्म जो उसे यूज किया जा चुका है। जब कंट्री के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी तो इसी प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, लेकिन उसका नाम ये नहीं था। तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है
जितनी बार वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया है तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को यूज किया। थर्ड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये गलत होगा। आंसर इज बी, वन ओनली। सो अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो क्या कोविन प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर यूज में आ सकता है या नहीं, क्या उसके ड्रॉबैक्स है, ये सब चीजें इस आर्टिकल में दी गई है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज फिक्स्ड बाय आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, it is an all India body responsible for all kinds of elections being conducted in the country. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि कंपोजिशन जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। वहां पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और बाकी कितने इलेक्शन कमिश्नर रखने हैं तो वो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा। तो पहले ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर उसके बाद इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, तो ये प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्शन। कंट्री के अंदर 4 टाइप के इलेक्शन जो है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया गया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसके अलावा कौन से इलेक्शंस है, तो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसके लिए सेपरेटली स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो अभी आज ही के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे भी है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन डेट्स जो है वो डिक्लेयर की है। तो इंडिया के अंदर इलेक्शन का क्या महत्व है उसके ऊपर, ये डेमोक्रेसी के ऊपर काफी अच्छा आर्टिकल है कल के न्यूज़पेपर के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 laid foundation of democratic rule in India. Second, India on the eve of independence adopted for the Gandhian model of democracy. And the correct answer is A, one only. Second is incorrect. अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसकी वजह से इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का फाउंडेशन जो है वो क्रिएट हुआ? सो दिस इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एक्ट ऑफ 1935 के अंदर जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दी गई और वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट किए गए जहां पे ऑलमोस्ट 2 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट की वजह से इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक रूल का बेस जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब गांधीयन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बेसिक यूनिट क्या है? विलेज। विलेज जो है वो गवर्नेंस का बेसिक यूनिट होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसा गांधी जी कहा करते थे उनके डेमोक्रेसी के मॉडल के बारे में। लेकिन जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे तो डेमोक्रेसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो अडॉप्ट किया। तो हमारे यहाँ पे बेसिक यूनिट कौन सा हुआ? पार्लियामेंट। सो वी वर नॉट फॉलोइंग गांधीयन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी until we enacted 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए गए। सो आंसर इज ए, वन ओनली। तो इसी आर्टिकल के अंदर ये डेमोक्रेसी और उसके आइडियल क्या है ये सब चीजें बताई गई है। काफी अच्छा आर्टिकल है, मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो काम में आ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ? फर्स्ट, इट वाज इनेक्टेड इन 1985 टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स। सेकंड, इट डज नॉट अप्लाई टू राज्य सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स as they have no role in maintaining stability of the governments. And the correct answer is A, one only. Second is incorrect. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा
जब 10th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बनाया गया था। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये कारण जो दिया गया है वो सही है कि राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेबिलिटी के अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और जो मनी बिल है वहाँ पे ज़्यादातर लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ पे असेंबली का रोल होता है, लेकिन फिर भी ये लॉ जो है वो राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर अप्लाई तो होता ही है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज ए, वन ओनली। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर काफी अच्छा आर्टिकल था कल के न्यूज़पेपर के अंदर। वैल्यूएबल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो आप देख सकते हैं कि 1985 के अंदर इसको इनेक्ट किया गया और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोविजंस के अंदर आप देख सकते हैं कि इट इवन अप्लाइज टू द राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विच हैव नो से इन द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दो और क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन एमपी और एमएलए इज नॉट अलाउड द फ्रीडम टू वोट हिज और हर ओन जजमेंट ऑन एनी इश्यू बीइंग डिस्कस्ड। सेकंड, it applies to all kinds of bills. Third, a member is said to have defected if he or she does not follow or vote on the direction of his or her party. And the correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है कि एमपी और एमएलए जो है उनको ये फ्रीडम नहीं दी जाती कि वो किसी भी इश्यू जो डिस्कस किया जा रहा है उसके ऊपर खुद का जजमेंट दे। अब क्यों फ्रीडम नहीं मिलती? तो इसके अंदर ये प्रोविजन है कि आपकी पार्टी की जो डायरेक्शन है, अगर आप उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, आप उस डायरेक्शन के बेसिस पे वोट नहीं देते, तो आपके ऊपर ये डिफेक्शन के चार्जेस जो है वो लगाए जाएंगे और दैट एमपी और एमएलए विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि ये हर टाइप के बिल के ऊपर लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो ये जो प्रोविजंस है वो भी आपको इसी आर्टिकल में मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि इट अप्लाइज टू ऑल वोट्स इन द हाउस ऑन एवरी बिल एंड एवरी अदर इश्यू। और ये एमपीज एंड एमएलएस को जो फ्रीडम नहीं दी जाती वो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। They have to blindly follow the direction of the party. This provision goes against the concept of representative democracy. Seventh question, which of the following statement is or are correct? First, presidential system of government has higher accountability but lower stability. Second, parliamentary form of government has higher stability but lower accountability. And the correct answer is डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये ऑपोजिट दिया गया है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री आएगा और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा। अब कैसे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करे तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको मिलेगा। इस पैराग्राफ के अंदर काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जो है उनका मानना क्या था ये दोनों फॉर्म के बीच में और क्यों उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म को प्रेफर किया। तो यहाँ पे लिखा है कि ही सेड दैट प्रेसिडेंशियल फॉर्म सच एज इन द यूनाइटेड स्टेट हैज हायर स्टेबिलिटी बट लोअर अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट फॉर प्रूवन मिसडेमिनियर। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके खिलाफ 2 या 3 बार इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की गई, लेकिन उनको इम्पीच नहीं कर पाए। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिलती है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल ऑन अ डेली बेसिस थ्रू क्वेश्चंस एंड मोशंस and can be removed at any time if loses the support of majority in the members of Lok Sabha. तो इंडिया के अंदर क्या प्रिफर किया गया? तो ड्राफ्टिंग कमिटी बिलीव्ड दैट इंडिया नीडेड गवर्नमेंट दैट वाज अकाउंटेबल इवन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब कि
कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मानना ये था कि चाहे स्टेबिलिटी मेंटेन हो या ना हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो एंटी डिफेक्शन बिल जो है वो फॉलो नहीं कर पाया। 8th question, which of the following statement is or are correct about recent guidelines issued for the regulation of social media platforms? First, intermediaries will have to publish annual compliance report mentioning the details of complaints received and action taken on the complaints. Second, users who wish to verify their accounts voluntarily shall be provided an appropriate mechanism to verify their accounts. And the correct answer is बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, इट इज मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। मंथली बेसिस पे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई है और उसके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। अगर कोई कंप्लेंट रिसीव हुई तो विद इन 24 आवर्स आपने उस कंटेंट को रिमूव किया है या नहीं। ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है तो लोग उनके नाम से फेक अकाउंट भी बनाते हैं, तो हर इंडिविजुअल को ये राइट मिलेगा कि अगर कोई दूसरा ऐसा अकाउंट है उनको वेरीफाई करना है कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट है, सो दे शुड बी प्रोवाइडेड विद appropriate mechanism to verify their own accounts. Answer is B, second only. तो ये कल के न्यूज़पेपर, एवरी फ्राइडे द हिंदू न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है। तो कल की सीरीज के अंदर शुड द गवर्नमेंट्स रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ये जो गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज की गई है उसके ऊपर ये सीरीज बनाई गई। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, a country's economy is said to be in a recession if its GDP continues to contract for 2 consecutive quarters. Second, Indian economy exits technical recession after GDP started to grow recently. Third, India's agriculture sector has been contracting for the first 3 quarters of 2020-21. And the correct answer is A, 1 and 2. Third is incorrect. पहला स्टेटमेंट जो वो क्या कहता है कि कोई कंट्री टेक्निकली रिसेशन में कब कहलाएगा? जब कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर के अंदर जीडीपी रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में है, मतलब जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इंडिया जो है वो अभी तक टेक्निकल रिसेशन में था, लेकिन कल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये डेटा रिलीज किया कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0.4% हो चुका है पॉजिटिवली, मतलब वी हैव एग्जिटेड द टेक्निकल रिसेशन। सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब इसके फाइंडिंग आपको न्यूज़ क्लिप के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के फ्रंट पेज पे है, इकोनॉमी रिकॉर्ड्स 0.4% ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इकलौता ऐसा सेक्टर है कि जो लॉकडाउन के अंदर भी उसका ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव में था। राइट नाउ इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3.9%, नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो हम जीडीपी के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी? फर्स्ट इज चेंज इन बेस ईयर, सेकेंड इज कंसेप्ट ऑफ जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, थर्ड इज डेटाबेस ऑफ MCA 21, एंड द करेक्ट आंसर इज D, 1, 2, 3। ये तीनों चेंजेस जो है 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी के अंदर। तो सबसे पहले बेस ईयर जो है इससे पहले था 2004-5, जिसको चेंज किया गया 2011-12। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब इन दोनों की जगह इससे पहले जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज उसको यूज किया जाता था। गवर्नमेंट ने इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंसेप्ट जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और जितनी भी कंपनीज है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है MCA 21। तो वहाँ पे ये कंपनीज जो है वो अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री जो है उसको ये डेटा मिल जाता है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो ये MCA 21 डेटाबेस जो है इट इज़ एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।